आइए अपने चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्रोत दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। नवाब की शिकायतें, है ना, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों एवं अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम यहाँ पे जारी रखते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, है ना, तो ये हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं। नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात से बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारे पैसे दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4 लाख पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कहानी हम लोग रॉबर्ट क्लाइव का पढ़ रहे थे। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत से ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने तो वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नई अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था। सांसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सारे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो ये क्लाइव का कहना था। आइए अब हम पढ़ते हैं कंपनी का फैलता शासन। देखते हैं किस तरीके से कंपनी का शासन फैलता गया। यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे का प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे तौर पर सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना का रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि रिचर्ड वेलेस्ली जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका शासनकाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 1798 से लेके 1805 तक था।
इस चित्र में देखिए दिया हुआ है कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टीली कैपिटल द्वारा बनाया गया चित्र। इसके बारे में बता रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद हुए संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस बॉक्स में देखिए रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, इसको समझाया गया है। कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। ये वही जेम्स मिल हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। हमने इसको पढ़ा भी है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञता के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो यह था जेम्स मिल का कथन। आइए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, है ना। इनके बारे में दिया हुआ है कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। दक्षिण भारतीय राज मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान को दिखाया गया है चित्र में। हैदर अली, जिनका शासनकाल 1761 से 1782 तक था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 तक था, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799 तक। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्न द्वारा चित्रित 1793 का यह चित्र है। इसके बारे में दिया हुआ है कि कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था। दोस्तों यहाँ एक टीपू की कहानी दी हुई है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुति से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, है ना। तो यह टीपू सुल्तान की कहानी थी। यहाँ पे देखिए टीपू का खिलौना शेर भी दिखाया गया है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार का यह खिलौना है। यहाँ पे यूरोपीय सैनिक है और यह एक शेर है। टीपू सुल्तान के बाद अब हम अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद से दिल्ली का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया।
इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, जिसको कि राजमंडल कह सकते हैं, के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास विठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि मराठों को किस तरीके से अंग्रेजों ने परास्त किया। दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। आइए अब हम पढ़ते हैं सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। यहाँ पे देखिए लॉर्ड हेस्टिंग को दिखाया गया है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रयन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कितूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाया गया एक मूर्ति यहाँ पे दिखाया गया है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। आइए अब हम विलय नीति के बारे में पढ़ते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नई तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। दोस्तों, यहाँ पे भारत के दो मानचित्र दिखाए गए हैं, दोनों अलग अलग समय के हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 1797 का है और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1840 का है ना। तो यहाँ पे जो पीले रंग से जो क्षेत्र दिखाए गए हैं वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं और यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाए गए हैं वो जो क्षेत्र हैं ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, है ना। तो ये 1797 की बात है। आप यहाँ पे देखिए बनारस, कोलकाता और ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ब्रिटिश शासन के अधीन वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र भी ब्रिटिश शासन के अधीन में है।
उसी तरह से यहाँ पे मद्रास देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इधर भी आप देख रहे हैं कि ये सारे ब्रिटिश शासन के अधीन हैं। तो 1797 में भारत का ये दृश्य था। वहीं 1840 में देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि ये पीला क्षेत्र कितने भागों में फैल चुका था, है ना। तो ये जो पीला वाला पोर्शन है वो ब्रिटिश शासन के अधीन का क्षेत्र है, और ये जो रेड वाला है ये ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, वो वाले क्षेत्र यहाँ पे दिखाए गए हैं, है ना। तो दोनों में कितना अंतर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 1797 का मानचित्र है और ये 1840 का मानचित्र है। दोनों में आप बहुत सारे अंतर देख सकते हैं। और ये तीसरा मानचित्र आप देख रहे हैं, ये 1857 का मानचित्र है। तो 1840 और 1857 के बीच भी कितना अंतर हो चुका है आप इस मानचित्र को देख करके, तीनों मानचित्र को देख करके समझ सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे तीनों मानचित्र में देखा कि किस तरीके से समय के साथ साथ धीरे धीरे ब्रिटिश शासन फैलता चला गया। आइए अब हम पढ़ते हैं नए शासन की स्थापना, और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्दों को समझाया गया है, जैसे काजी एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती क्या होते थे? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है ना। आगे देखें तो इसमें महाभियोग के बारे में बताया है कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्ट्रेट होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी जिला कलेक्ट्रेट के निगरानी में काम करते थे, है ना। 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें हर जिले में 2 अदालतें खोली गई, है ना। तो 2 अदालतें किस प्रकार की थी? एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। हमने यहाँ पे देखा कि दीवानी अदालत का जो मुखिया होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्ट्रेट होता था, लेकिन फौजदारी अदालत अभी भी मुफ्ती और काजी के ही अंतर्गत में था, लेकिन वो भी कलेक्ट्रेट की निगरानी में ही काम करते थे। देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है। बता रहा है कि वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा। आरजी पलार्ड द्वारा चित्रित 1789 का ये चित्र है। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला, है ना। तो यहाँ पे इस चित्र में इस चीज को दिखाया गया है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। आइए अब देखते हैं कि कंपनी की फौज किस तरीके की थी, है ना। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कंपनी और जो मुगल थे उनके सेना किस प्रकार से भिन्न थे।
18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, है ना। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि सिपाही का मतलब जो भारतीय सिपाही से बनता है। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मास्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। देखिए यहाँ कुछ शब्दों को समझाया गया है, जैसे धर्मशास्त्र, संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार का मतलब यहाँ पे घुड़सवार होता है। मास्केट का मतलब पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मैचलॉक का मतलब शुरुआती दौर की बंदूक जिनमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, है ना। तो यहाँ पे तीनों शब्द के बारे में हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे आप एक अंग्रेजी सिपाही को देख सकते हैं। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया यह चित्र 1780 का है। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़े करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपनी जीवन, अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम अगले अध्याय यानी कि अध्याय 5 में पढ़ेंगे। आइए अब हम इस अध्याय के निष्कर्ष को पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,